ये क्या हो गया ये। तो बेटे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी स्टडी कर लिया था। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में लिमिटेशन ऑफ जीडीपी स्टडी कर लिया था, और वो कॉन्सेप्ट हमारा वहीं पे फिनिश हो गया। आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एक नया चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। और उसमें तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीन मेथड्स में से आज हम लोग फर्स्ट मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड को हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमारा फोकस यहां रहने वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हम लोग आज की क्लास, और फोकस हमारा प्रोडक्ट मेथड के ऊपर होगा। फॉर्मूले वगैरह उसके अंदर फॉर्म करेंगे, टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आज कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज वैसे फॉर्मूले क्रिएट करेंगे हम इस मेथड के। ओके, चलिए जी, एक मिनट आपको मुझे देना पड़ेगा बेटे। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ बेटे आज, मैं ना व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने आज एक स्लाइड्स नहीं ओपन करी है, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं इसमें तो। जी, ओके। तो जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये नेशनल इनकम का लास्ट चैप्टर है बेटे, और इस चैप्टर का नाम है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब लिख सकते हैं, मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह है। तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो राइट डाउन कर भी सकते हैं। ओके, ओके, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं कि आप लिख लें। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये चैप्टर है बेटे। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों की बुक्स के अंदर ये। ठीक है, वैसे तो मैं चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से करा देता हूँ, तो चैप्टर नंबर 4 है वैसे नॉर्मल। लिखिए मेरे साथ। देयर आर, जिन्होंने लिखे हुए नोट्स बने हुए हैं वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लिख सकते हैं। देयर आर, देयर आर थ्री मेथड्स, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के बच्चों तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला होता है प्रोडक्ट मेथड। सेकंड होता है आपका इनकम मेथड। ये इनकम लिखा है बेटा मैंने। इनकम मेथड, ये मेथड है बेटे। और थर्ड मेथड लिखा बेटे, ये ध्यान रखना जरा, मेथड ये। और तीसरा होता है बेटे आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, तीन मेथड होते हैं बेटे, राइट। तो आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड के ऊपर फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, पहले सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर। इसके दो तीन नाम है, वैसे तो काफी नाम है, लेकिन मैं दो तीन नाम लिखवा देता हूँ। एक है प्रोडक्ट मेथड कहते हैं हम इसको, दूसरा नाम है स्लैश लगा के लिख सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। और तीसरा नाम है बेटे इस मेथड का इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड,
इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ओरिजिन मेथड, तीन नाम है बेटे इसके, और भी हैं इतने काफी, कॉमोडिटी सर्विस मेथड भी है। फिलहाल अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम निकाली कैसे जाती है। तो इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर मैं क्लियर करता हूं, लिखिए मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, according to this method, comma, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनआई लिखा है मैंने, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड by the sum total of, by the sum total of, by the sum total of value added, by the sum total of value added by all the production units, all the production units, all the production units in an economy, in an economy during an accounting year, during an accounting year. तो बेटे ध्यान रखना इस मेथड में क्या फोकस रहता है हमारा, कि इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटे, एज अ इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हमारा एक साल में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होती है किसी कंट्री के अंदर, जितना भी प्रोडक्शन यूनिट है, अब यहां पर प्रोडक्शन यूनिट का मतलब ये मत समझ लेना कोई फैक्ट्री, फैक्ट्री तो प्रोडक्शन यूनिट है ही है। अदरवाइज जैसे कोई जनरल स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, कुछ सामान बेचता है नॉर्मली, तो वो भी प्रोडक्शन यूनिट कहलाएगा क्योंकि वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। कोई ट्रैवल एजेंट है, वो ट्रैवल की टिकटें वगैरह बुक करता है, तो वो भी प्रोडक्शन यूनिट है। तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है इकोनॉमी के अंदर, वो सारी की सारी प्रोडक्शन यूनिट्स कितने रुपए की वैल्यू एडेड करती है, कितने की वो क्या करती है बेटे, वैल्यू एडिशन होता है इकोनॉमी के अंदर। एक साल में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो जितना भी वैल्यू एडेड करती हैं, अगर हम उस मेथड, उस वैल्यू एडेड को जोड़ दें, वैल्यू एडेड को अगर हम काउंट कर लें, जोड़ दें सारा, तो वो नेशनल इनकम निकल जाती है उससे। तो जो मेन फोकस रहने वाला है इस मेथड का बच्चों, वो इस बात के ऊपर रहने वाला है कि हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे, हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडिशन निकाला कैसे जाता है, मेन फोकस यहां काम रहता है। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि ये मेथड वैल्यू एडिशन के अकॉर्डिंग काम करता है, कि भैया वैल्यू एडिशन अगर हमारे को पता चल गया तो हम आराम से नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मेन फोकस सबको समझ में आ गया, एक साल में एक कंट्री की अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने कितने रुपए की वैल्यू एडिशन करी है, उसको आप जोड़ेंगे, आपकी नेशनल इनकम आए। तो मेन फोकस कहां पर कर रहा है, वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाएगा किसी भी एक यूनिट का या किसी भी प्रोडक्शन फॉर्म का। तो यहाँ पर तो नया हेडिंग डालिए, ये तो नॉर्मली मैंने बिना समझा दिया, अब यहाँ पर डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड एक ही बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड क्या होता है, अगर उसको मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं, क्या होता है वैल्यू एडेड, तो लिखिए हल्का सा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, फिर समझा दूंगा प्रॉपर्ली, राइट डाउन। वैल्यू एडेड का मीनिंग लिख रहा हूं बेटे में, इट इज द, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between value of output
It is the difference between value of output and intermediate consumption. And intermediate consumption. तो किसका डिफरेंस होता है बेटा? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस। मान लीजिए किसी फर्म ने माल बनाया 1,000 रुपए का, लेट एज्यूम, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी 1,000 रुपीज, क्योंकि उसने जो माल बनाया उसकी वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपीज। अब उस 1,000 का माल बनाने में उसने मान लीजिए 600 रुपीज का इंटरमीडिएट कंजम्पशन खर्च किया था, लेबर को पैसा पे किया था, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था, उसने 600 रुपये ये पे किया था। तो अगर हम 1,000 में से 600 रुपये माइनस कर दें तो कितना बचेगा बेटे? 400। ये 400 हमारा वैल्यू एडेड कहलाए, यानी कि उस फर्म ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 400 का। निकाला कैसे? हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो उसने खरीदा माल को बनाने में, जो पैसा खर्च किया मोटा मोटा, वो माइनस कर देते। जो डिफरेंस निकल के आता है उससे वैल्यू एडिशन कहते हैं। और ऐसा वैल्यू एडिशन हम इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट होती है ना, उन सबका वैल्यू एडिशन निकालते और उसको प्लस कर लेते, तो हमारी नेशनल इनकम निकल आती। क्लियर? अब ये जो इसका एक फॉर्मूला क्रिएट होगा वैल्यू एडेड का, वो जरा आप देखिए, जरा मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। आई होप आपने सबने लिख लिया होगा, है ना? चलिए, इसका एक फॉर्मूला मैं अब आपको बनाता हूँ। नेक्स्ट पेज, बोलिए बेटे, कोई प्रॉब्लम किसी को? आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है, बट बीच में आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड बस नहीं बताया ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस। हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए किसी फर्म ने 1,000 रुपए का माल बनाया, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा, और उसको बनाने के लिए उसके 600 रुपए उसने खर्च किए, तो वो माइनस कर देंगे, तो उस फर्म का 400 रुपए का वैल्यू एडिशन आ जाएगा। और इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फर्में होंगी, उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स का वैल्यू एडिशन निकाल के जोड़ लिया जाएगा, वो नेशनल इनकम निकल आती है इसका। ये बताया बेटे मैंने, ठीक है? और अभी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि वैल्यू एडिशन, ये तो बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है कि, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक फॉर्मूला से क्रिएट होता है, वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं बेटे हम लोग। एक फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, फॉर्मूला और क्रिएट कर लीजिए मेरे साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिसके ऊपर की प्रॉपर वैल्यू एडेड मेथड काम करता है। यहां पर लिखिए आप, यहां पे लिखेंगे आप वैल्यू एडेड। बेटे एक न्यू फ्रेश पेज ले लेना, क्योंकि इसमें ना फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और वैल्यू एडेड को ना बेटे हम लोग GVA@MP भी कहते हैं। GVA@MP का क्या मतलब हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। तो ये कैसे निकलता है? इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो पीछे नजर आ रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मोटा मोटा फॉर्मूला तो यही बताया मैंने, लेकिन होता क्या है बच्चों कि वो जनरली आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं देता। जैसे मैंने तो कह दिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 1,000 है, जनरली नहीं देता। अगर मेरी आवाज बीच में रुक जाए तो आप एक बार मुझे बता देना, ठीक है? एक मिनट को। ओके, नहीं बेटे, आपका माइक की प्रॉब्लम है बेटे। आवाज तो मेरी आ रही है, अनंत कह रहा है उसको आवाज नहीं आ रही। साउंड तो बेटे क्लियर है, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। अनंत का मैसेज आया ना मेरे पास चैट में, बेटा आपका आपका माइक ऑफ होगा, ऑफ होगा। तो चलिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जनरली अगर नहीं देता तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं वो देख लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3 पार्ट हो सकते हैं जो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्वेश्चन में। कौन कौन से? वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहले आप सेल्स लेंगे, सेल्स आपको दी होगी, सेल्स उठाएंगे आप। सेल्स के बाद आप उठाएंगे आप एक्सपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, चेंज इन स्टॉक।
सेल्स के साथ आप लिखेंगे चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक लिखा है। आपने सेल्स ले ली, सेल्स के बाद चेंज इन स्टॉक ले लिया। चेंज इन स्टॉक के बाद कभी कभार एक आधा क्वेश्चन में एक और लफड़ा होता है, वो होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये प्रोडक्शन टू सेल्फ कंज्यूम या सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि आपने जितना माल बनाया है उसमें से कुछ माल आपने खुद कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंज्यूम। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आप सेल्स ढूंढेंगे क्वेश्चन में, उसमें आप प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, फिर उसमें प्लस करेंगे आप ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कंज्यूम। ये बहुत कम रेयरली दिया होता है, तो जनरली सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक ही दिया होता है। और आई होप सबको चेंज इन स्टॉक निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है किसी को चेंज इन स्टॉक निकालना, तो मैं उसको बता देता हूं चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, कुछ बच्चे अकाउंट स्ट्रीम से नहीं होते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, माइनस नहीं डॉट है यहाँ पर, ठीक है ना, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, नेट एडिशन टू स्टॉक भी कह सकते हैं, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अलग अलग नंबर, अलग अलग नेम आपको नजर आ जाए। फिलहाल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, तीनों चीजें आप जोड़ देंगे, बहुत रेयर होता है ये तीसरा। अब कई बार बेटे वो सेल्स भी नहीं देता, अगर उसने सेल्स नहीं दी है तो सेल्स के बेटे दो कंपोनेंट होंगे जो दोनों आपको ढूंढ के जोड़ने पड़ेंगे। एक होता है डोमेस्टिक सेल्स, वन इज डोमेस्टिक सेल्स। एक डोमेस्टिक, आप लोकली, आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं तो आपने इंडिया में माल बेचा, उसे डोमेस्टिक सेल्स बोलेंगे। और मान लीजिए आपने इंडिया के बाहर भी माल को अपना एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी बेचते हैं, तो आप एक्सपोर्ट प्लस कर लेंगे। तो आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपका सेल्स। सेल्स में चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंज्यूम जोड़ेंगे, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको सेल्स भी गिवन है और एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो आप एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल्स के अंदर का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, कई बार डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं देता, क्वेश्चन में जब आप देखेंगे करेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है 3 जगह माल बेचा जा सकता है बेटे डोमेस्टिकली। एज ए प्रोड्यूसर बंदा 3 जगह माल बेचता है कंट्री में। जब आप प्रोड्यूसर होंगे या प्रोडक्शन करेंगे तो 3 जगह माल बिकेगा। कहां? सेल्स टू हाउस होल्ड, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को माल बिकेगा, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स ही हो गए एक तरह के। ठीक है, दूसरा सेल्स टू अदर फर्म्स, दूसरी फर्म्स भी आपका माल खरीद सकती हैं एज ए रॉ मटेरियल यूज करने के लिए, सेल्स टू अदर फर्म्स। और तीसरा सेल्स टू गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट को माल सेल होगा। तो आपको ये तीनों प्लस करने पड़ेंगे। आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, आपका डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा, उसमें आप एक्सपोर्ट प्लस करेंगे, दिया होगा तो सेल्स आ जाएगा, फिर चेंज इन स्टॉक, ये सब प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर कोई भी ऊपर का कंपोनेंट दे दिया, मान लीजिए सेल्स दे दिया या वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, और नीचे के कोई भी कंपोनेंट दिया हुआ है, तो वो अपने आप नील एंड वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसा करता है वो, तो आपको वो यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका होगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कौन कौन सी चीजें यूज करी है एज अ रॉ मटेरियल, यूज क्या किया, इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन सी यूज करी। बेसिकली परचेजेस होती है बेटे, कि अपने माल को बनाने के लिए क्या क्या माल परचेज किया है बाहर से, या जो जो खर्चा किया है वो सब आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको परचेजेस मायने करनी होती है, सर्विसेज होती है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मोटा मोटा मतलब होता है परचेजेज ऑफ, ये बेटे बनाना है जिसकी कॉपी में नहीं बनाए, परचेजेज ऑफ नॉन फैक्टर, परचेजेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स के परचेजेस को बच्चों आप माइनस करें। कौन से होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे रॉ मटेरियल, एग्जांपल यहां लिख देता हूं, एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल रॉ मटेरियल आपने खरीदा, पैसा खर्च किया, आप माइनस करेंगे। आपने फ्यूल, फ्यूल के ऊपर पैसा खर्च हुआ, आप माइनस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया फैक्ट्री का, प्रोडक्शन यूनिट्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया,
आप माइनस करेंगे, एटसेट्रा। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी, परचेज ऑफ मशीन, वो माइनस मत करना बेटे। मशीन, बिल्डिंग या कोई भी फिक्स असेट्स अगर आपने खरीदी है तो आप उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी फिक्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती ही नहीं। वो होती है बेटे आपकी फिक्स असेट्स, फाइनल इन्वेस्टमेंट है, और वो कई सालों तक प्रोडक्शन में आपका साथ देगी, तो आप उसको माइनस मत करना। ओके फाइन। अब जो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स है वो दो तरह का हो सकता है, दो जगह से आप माल खरीद सकते हैं, दो तरह का नहीं हो सकता, दो जगह से माल खरीदा जा सकता है। ये दो तरह के नॉन फैक्टर इनपुट्स आपको परचेज करने होते हैं। या तो डोमेस्टिक परचेज करेंगे आप, डोमेस्टिक परचेज, लोकल मार्केट से माल खरीदेंगे, एक कंट्री में जहां रहते हैं वहां से आपने खरीदा। या हो सकता है कि आपने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवा लिया, कोई चीज परचेज कर लिया बाहर से। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगा। तो ये बस इतना ही है। तो ये वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। इससे बेटा किसी भी एक फर्म का वैल्यू एडिशन निकलेगा, पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम इससे भी नहीं निकलेगी। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा इस मेथड से। लेकिन अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग जो हर फर्म का वैल्यू एडिशन निकालते हैं, तो किसी भी फर्म का वैल्यू एडिशन निकाला कैसे जाएगा, किसी एक फर्म का वो कैसे निकाला जाएगा, मैंने उसका आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाया, जो यूज भी होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड इसके बाद मान लीजिए पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है। चलिए, वैसे तो मैंने आपके ग्रुप्स के अंदर ना वो अपनी एक नोट्स भेजे हुए पीडीएफ वगैरह, आपने देखा होगा, उसमें भी ये फॉर्मूला बना हुआ है प्रॉपरली। ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मैं आप लोगों को हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, मैंने निकलवा के रख लिया था वो सारे। हाँ जी बोलिए बेटे। सर मैंने एक्चुअल में चेक करा था, मतलब एक्चुअल में मैं ग्रुप में लेट ऐड हुआ था ना, हाँ 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 तो वो नोट्स फिर मुझे विजिबल नहीं है, तो आप एक बार रीसेंड कर दीजिए। हाँ बेटा, मैं रीसेंड कर दूंगा आपको सारे के सारे नेशनल इनकम के नोट्स, मैं आपको रीसेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटे, थैंक यू। ठीक है जी। तो जैसा कि अब पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, नेशनल इनकम जो होती है, अभी लिखना मत, ठीक है, कुछ मत लिखना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, ठीक है ना। नेशनल इनकम जो होती है बेटे, नेशनल इनकम आप सबको पता होगा, मैंने एग्रीगेट्स आपको पढ़ाए हैं। नेशनल इनकम का मतलब मैंने बताया था NNP@FC, ये नेशनल इनकम होती है, राइट। आपको याद नहीं होगा तो मैंने सोचा याद दिलवा दूं। आप नेशनल इनकम निकालते हैं सबसे पहले, मतलब अल्टीमेटली गोल हमारा नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC पे पहुंचना है, ठीक है। अब इस मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, उसके ना कुछ स्टेप्स हैं, मैं ना आपको यहाँ पर स्टेप्स बना दिखाता हूँ। बेसिकली मैं रफली एक पेज बनाता हूँ, देखिए स्टेप्स हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं स्टेप्स, तो आपकी मर्जी है, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। नेशनल इनकम कैसे निकलती है, स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या करते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड classified all production units in an economy। एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितना भी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स हैं, आप उन सारी यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, ये नंबर 1 स्टेप है बेटे, और उसको क्लासिफाइड करते हैं। कैसे क्लासिफाइड करते हैं वो मैं आपको जरा एक रफली, इधर जो मैंने लाइन खींची है इसमें आपको रफली में बना के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं पूरी इकोनॉमी है, ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया, ये बहुत सारी प्रोडक्ट, ये मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत सारी, मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया कि टोटल 100 प्रोडक्शन यूनिट्स है। वैसे समझाने के लिए मैंने मान लेते हैं एक इकोनॉमी के अंदर आपने आइडेंटिफाई किया कि टोटल 100 प्रोडक्शन यूनिट्स, ये रफ काम है। फिर आप उनको क्लासिफाइड करेंगे, उन 100 किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड किया जाता है बच्चे यूनिट्स को, उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, कि ये प्रोडक्शन यूनिट्स क्या कर रही हैं,
इस बेसिस के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल या फॉर एज्यूम मान लीजिए कि इनमें से जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स नेचर से जुड़े हुए काम करती है, नेचुरल रिसोर्सेज वाले, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, इस तरह के जो भी काम करेगी, डेयरी फार्म, जो भी इस तरह के काम करेगी नेचर से जुड़े हुए, उनको हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स में अलग से क्रिएट कर देंगे, प्राइमरी सेक्टर। तो यहां पर एक बना देंगे हम प्राइमरी सेक्टर। ये रफली है बेटे, ठीक है ना, हमने प्राइमरी सेक्टर क्रिएट कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल फॉर मान लो इन 100 में से तकरीबन 50 यूनिट, भारत की बात करूं तो मान लो 50 प्रोडक्शन यूनिट्स प्राइमरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रही है, तो 50 यूनिट्स आपकी प्राइमरी सेक्टर्स की हो गई, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन यूनिट्स बची 50, बाकी की बची हुई जो 50 है, उनमें से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती होंगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती होंगी जो प्रोडक्शन यूनिट्स, उनके लिए अलग सेक्टर बना दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई 20 फर्म्स है जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह देते हैं, या उसको सेकेंडरी सेक्टर भी कह देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। बाकी की जो बची हुई 20 फर्म्स होती है इसमें, इस हमारे एग्जांपल में, तो जो 20 फर्म्स होंगी वो जाती है सर्विस सेक्टर में, बाकी सर्विस सेक्टर कह लीजिए या स्लैश टर्शरी सेक्टर कह लीजिए। टर्शरी ये कौन सा सेक्टर होता है बेटे, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मैं टीचर हूं, सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मैं टर्शरी सेक्टर में आऊंगा, या कोई जनरल स्टोर वाला सामान बेच रहा है, सर्विस सेक्टर में आएगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो बाकी की मान लीजिए 20 फर्में सर्विस सेक्टर में, 20 नहीं 30 आएंगे ना, 30 आएंगे ना, 20 तो यहाँ थी, 30 आएंगे, 30 3 ही होते हैं। तो हमने ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारी की सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को पहले आइडेंटिफाई किया, भाई कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स है, फिर उनके नेचर और वर्क के अकॉर्डिंग उनको 3 सेक्टर्स में अब हमने अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया। क्लियर। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। हम लोग बेटे जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे निकलेगा, ये समझिए, ये कैसे निकलेगा। इसके बाद ना बेटे ये आप अलग से देखना, जैसे ये 3 सेक्टर्स हैं, तो बेटे इन तीनों सेक्टर्स में, जैसे पहले सेक्टर्स में 50 प्रोडक्शन यूनिट्स है, राइट। अब इन 50 की 50 प्रोडक्शन यूनिट्स का मैंने वैल्यू एडिशन निकाला, यानी कि जीवीए। कैसे निकाला, जो पीछे मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैंने इन 50 की 50 फर्म का सेपरेट जीवीए निकाला और इन 50 की जीवीए को आपस में जोड़ दिया। जो 50 यूनिट्स है ना बेटे, 50 प्रोडक्शन यूनिट है, इन सबका जीवीए निकाला, जोड़ दिया। जब मैंने इन 50 की 50 फर्म का जीवीए निकाल के जोड़ा, तो वो पता है क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, पीएस लगा रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, बाय प्राइमरी सेक्टर, ये कहलाएगा बेटे। इन द सेम मैनर मैं इन 20 फर्म्स का भी निकालूंगा, वो कहलाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कह सकते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर इन द सेम मैनर मैं निकालूंगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स का मैंने जीवीए निकाल लिया। जब बेटे मैं तीनों सेक्टर का जीवीए निकाला, तो इसका मतलब है मैंने पूरी इकोनॉमी का जीवीए निकाल लिया, क्योंकि 100 फर्म्स तो तीनों में लिपट गई। और जब मैं तीनों सेक्टर्स का जीवीए निकाल के जोड़ूंगा, तो वो बन जाता है जीडीपी एट एमपी। समझ में आई बात बेटे, जीडीपी कैसे निकालेंगे हम सेकंड स्टेप में। जीडीपी निकालने के लिए हम लोग तीनों सेक्टर्स का सेपरेटली जीवीए निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो सारी फर्में निपट जाएंगी अपने आप से। क्लियर। फिर तीसरी स्टेप में निकालते हैं हम लोग कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट का कोई मुझे नाम बताएगा कि डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट का नाम क्या होता है,
किसी को याद है व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? NDP at Yes. FC. NDP at FC ये होता है। तो मैं NDP at FC कैसे निकालूंगा? ये मैंने एग्रीगेट आपको सिखाए हैं। आप ऑलरेडी अब GDP पे पहुंच चुके हैं, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और MP से FC में जाने के लिए आप माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। ये दो आप काम करेंगे, आप पहुंच जाएंगे NDP at FC, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। फिर फोर्थ स्टेप में आप डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे? नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम निकाल लेंगे। नेट फैक्टर नेशनल इनकम अब्रॉड हाँ ऐड कर देंगे। यस बिल्कुल, इसमें NFI ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इट्स के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ऐड करेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा NNP at FC, वो हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स आपने लिखने होंगे ना इस। हाँ जी बोलिए बेटा, बोलो। सर हमने GDP MP से डायरेक्ट नेशनल इनकम क्यों नहीं निकाला? बेटा निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ना हाईएस्ट लेवल पे, तो मैंने वो आपको सिखाए हैं, वो भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप कोई पुरानी बुक्स में देखेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है ना ऑफिशियली, वो ये फॉर्मेट होता है। जी सर। ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्मेट ओके में सर। आपको सिखाई चीजें, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो अच्छा बेटे, जब आपने ये सब लिख लिया स्टेप्स, अगर आप कोई लिख रहा है तो स्टेप्स लिखने के बाद ये वाला यहाँ से बनाना है बेटे, ये वाला ये कॉपी में बनाना भी है, ये वाला यहाँ से, ये वाला जो चीज है ना यहाँ से ये सब बनाना है। तो GBA बाय यहाँ से बनाना है, ऊपर तो मैंने समझाने के लिए किया था, ये आप बना लीजिए। ये 4 स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को इस तरीके से हम लोग शो कर देते हैं और हमारी नेशनल इनकम निकल आती है। आप इसको बना लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया। तो ये बेटे मैंने प्रोडक्ट मेथड का आपको एक फॉर्मूला बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, इसका आपको फॉर्मूला क्रिएट किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें से कोई न्यूमेरिकल 6 मार्क्स तक का भी आ जाता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स तक में प्रोडक्ट मेथड का न्यूमेरिकल्स देखने को मिला हुआ है। इसी तरीके से बेटे हर मेथड में 2 क्लासेस तो लगेंगी, एक क्लास के अंदर उसका फॉर्मूला क्रिएट होगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। जैसे आज की क्लास के अंदर प्रोडक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया कि कैसे प्रोडक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्लास में जो लूंगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका बेसिकली इसके 8-10 न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जो ऑलरेडी मैंने पर बनाए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो आपका प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा, आपके 5-10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेम मैनर हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को भी करेंगे। ठीक है, तो ये इतना हम आज करेंगे, उतार लीजिए इसको जब तक टाइम है, क्योंकि भी समय नहीं है तो हम बाद में दूसरा मेथड भी करेंगे बाद में। कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर किसी भी तरीके का तो कोई पूछ सकता है मेरे से, एनीवन। नहीं सर। ठीक है ठीक है, बना लो जब बेटे से बना लो तो बता देना, क्योंकि कई बच्चों ने बनाया नहीं होगा और मैं वो जब तक, 1 मिनट, ये क्या है? विमर्श तुम 4 बजे वाली क्लास में हो ना शायद, 4 बजे वाले बैच में। सर मैं हाँ बेटे हाँ, हाँ सर आपने डाल दिया था ना इस बैच में। उसमें 4 PM लिखा है, लेकिन उसमें तो वो मैंने भेजा तो उसके पहले ऐड किया था मैंने, बात तो नहीं किया मैंने, तुम उससे मुझे पहले मिल क्या नहीं ऐड? रहा, पता नहीं। मैं दोबारा उसको फॉर्मेट सेंड कर देता हूँ, रीसेंड कर रहा हूँ उसको, तो उसको भी मिल जाएगा ना। तमन्ना बाद में ऐड हुई थी, तो ये सारा ना मैंने उसमें है, उसके अंदर सारा बना हुआ है, दोबारा सेंड कर दिया। ओके या मैंने कर दिया सेंड। तो तमन्ना आपको, तमन्ना आपको भी मिल जाएगा, आप भी बाद में ऐड हुए थे तो आपको भी मिल जाएगा। बाकी सबको तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा ही, सेजल है, सेजल को मिल जाएगा, बाकी तो सबके पास ऑलरेडी सबने करा ही हुआ है। चलो ठीक है बेटे, आज इतना ही करते हैं इसको बेटे। कोशिश रहेगी ना, आज कितनी डेट है हमारी? 7। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग संडे वनडे, संडे तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में न संडे वनडे में ना ये इसको खत्म करेंगे बेटे, नेशनल इनकम को। ज्यादा टारगेट 15-16 तारीख तक है, क्योंकि उसके बाद फिर IED का लफड़ा, IED के 4 चैप्टर निपटाने हैं मुझे, वो भी एक है लफड़ा, क्योंकि फैब में स्कोर सारा खत्म कर लेना है बेटे, किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस डाल दूल के फैब में कोर्स खत्म करा के फिर मार्च के अंदर आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटे आज इतना ही करते हैं हम लोग, आज इतना ही कर रहे हैं बेटे हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चीजें को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बेटे, गुड डे।
टेक केयर बेटे, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।